हेलो हेलो माइक चेक। क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो हेलो, क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, कैसे है सभी? क्या हालचाल सभी के? वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। क्या हालचाल सभी बच्चों के? चलो ठीक है भाई। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट बेटा। चलिए, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ना, आज की क्लास में एक सॉन्ग तो बता दो। सॉन्ग हो गया बेटा, सुबह ना, सुबह कामेश्वर ने सॉन्ग गाया था ना, बस। चलिए, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है वृत्तीय गति पर। और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं वृत्तीय गति में? आज हमें बल गतिकी पे उदाहरण करने, तो बहुत सारे उदाहरण बल गतिकी पे करेंगे और ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति भी शुरू करेंगे आज की क्लास में ही। ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, जन्माष्टमी की छुट्टी होगी या नहीं बेटा? जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी, है ना, रेगुलर क्लासेस रहेगी। हाँ, तो मेरी तरफ से भी हैप्पी टीचर्स डे। ओ हरिओम बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दिल से कोई गाना गा दीजिए। ठीक है, गाएंगे गाएंगे, है ना। अभी अपन पढ़ लेते थोड़ा पहले। अच्छा, कल आप लोगों की स्कूल की छुट्टी है क्या? कल आप लोगों की स्कूल की छुट्टी है क्या? कल आप लोगों की स्कूल की छुट्टी है क्या? नहीं है। हाँ ठीक है, तो अगर स्कूल की छुट्टी नहीं होगी तो फिर हम क्लास का टाइम चेंज नहीं करेंगे, अगर होती तो कर देते। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे मना ही बोल रहे हैं। 7 तारीख को बेटा, अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि कुछ बच्चों का 6 तारीख को हो रहा है, कुछ का 7 तारीख को हो रहा है, तो उसका तो कोई समाधान नहीं है। क्या सभी की 7 तारीख को जन्माष्टमी की छुट्टी है स्कूल की? अगर स्कूल की छुट्टी होगी तो सुबह क्लास कर लेंगे हम लोग, तो आप लोगों को दिन में समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए। चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अभी तो हम क्लास की शुरुआत करते 7 तारीख को है और कुछ बच्चे मना बोल रहे हैं, ढोल नहीं लाए। अब बेटा ढोल हो गया है ना, अब ज्यादा बदमाशी ना करो, वरना ढोल के अलावा हम तुम्हें बजा देंगे फिर। चलिए, तो हम बल गतिकी पे और बातें शुरू करते हैं, वृत्तीय गतिकी, बल गतिकी पे। तो हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि सर हमारे पास F बराबर होता है mv² बटा r, या होता है m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, ये होता है F नेट। क्या होता है? F नेट होता है। F नेट मतलब परिमाणी बल होता है। कोई भी वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो उसमें जो परिमाणी बल होता है वह किसके द्वारा दिया जाता है? mv² बटा r के बराबर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें हमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करनी है जो हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे इस पे अब कुछ सवाल हम कल की क्लास में कर चुके थे। कल की क्लास में मैक्सिमम सवाल जो थे उसमें F बराबर mv² बटा r या ओमेगा स्क्वायर r का यूज करके ओमेगा या r या v निकालना था।
लेकिन अब जो सवाल हम करने वाले हैं, हम उन सवालों में हमें क्या करना है ना, हम जो क्वेश्चंस करेंगे अब उन क्वेश्चंस में हमें mv स्क्वायर बटा आर एम ओमेगा स्क्वायर आर तो करना ही करना है। साथ ही साथ जो परिमाणी बल है यह भी हमें ज्ञात करना होगा, यह किसी ना किसी से आएगा। जैसे हमने कल की क्लास में बातें करी थी, कहां से आ सकता है, यह आ सकता है सर गुरुत्वाकर्षण से आ सकता है। ये एफ नेट कहां से आ सकता है, गुरुत्वाकर्षण से आ सकता है, गुरुत्वाकर्षण से आ सकता है, या यह विद्युत बल से आ सकता है, चुंबकीय बल से आ सकता है, विद्युत बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल से आ सकता है, और भी बहुत सारी जगहों से आ सकता है, विलंब प्रतिक्रिया बल, तनन बल, घर्षण बल, इन सब से आ सकता है यह। तो अब हमें आज की क्लास में जो क्वेश्चंस करने हैं, आज की जो क्लास में क्वेश्चन करने हैं, हाँ स्प्रिंग बल से भी आ सकता है बिल्कुल, तो आज की क्लास में हम इन पर सवाल करेंगे। तो एक बहुत आसान से उदाहरण से शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन एक बहुत आसान से क्वेश्चन से, एक बहुत आसान से उदाहरण से क्लास की शुरुआत करते हैं। कल ये उदाहरण मैंने आपको बता भी दिया था, लेकिन वो हमने लिखा नहीं था, ठीक है। तो अब हम उसको एक बार लिख लेते हैं ना, तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक क्वेश्चन के रूप में एक स्टेटमेंट लिखेंगे सभी बच्चे। यदि सूर्य से पृथ्वी की दूरी r है, यदि सूर्य से पृथ्वी की दूरी r है, सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल M, सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल M और पृथ्वी का द्रव्यमान स्मॉल m है। सूर्य का द्रव्यमान कैपिटल M, पृथ्वी का द्रव्यमान स्मॉल m है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में, या ऐसा लिख लो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में घूम रही है। तब पृथ्वी की चाल क्या होगी, ठीक है। तो अब यहां पर अगर इस सवाल को आप देखोगे, तो यह सवाल हमने कल किया था, लेकिन इस सवाल में हमने वी चाल नहीं निकाली थी, आज हम निकाल देते, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये जो सॉल्व किया था, या हमने इसको जो सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमें कहीं पर भी एफ दिया ही नहीं गया है, एफ नहीं दिया है, ठीक है। तो अब वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, आज से। तो क्या होगा, देखिए, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, अच्छा क्या सभी को पता है कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वीय बल जो लगता है, गुरुत्वीय बल Fg से चिन्हित कर देता हूं मैं से, ये Gm1 m2 बटे में r स्क्वायर या Gmm बटे में r स्क्वायर के बराबर लगता है। क्या ये फॉर्मूला सभी को पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो Gmm अपॉन में r स्क्वायर या Gm1 m2 अपॉन में r स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर यह पृथ्वी पर यह सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। अच्छा, जब पृथ्वी घूमते घूमते यहां पहुंच जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल इस दिशा में लगेगा, जब यहां पहुंच जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल इस दिशा में लगेगा। तो क्या यह हमेशा एक ही बिंदु के ओर लग रहा है, क्या यह हमेशा केंद्र की ओर लग रहा है? बिल्कुल सर, यह केंद्र की ओर लग रहा है। कहां लग रहा है? यह केंद्र की ओर लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है। तो जो कि यह केंद्र की ओर लग रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम केंद्रीय बल बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम केंद्रीय बल बोलेंगे, या यह हमारे लिए अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। और यह हमारे लिए अभिकेंद्रीय बल है, इसलिए या ऐसा बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, कल स्टेटमेंट लिखा था याद है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह अभिकेंद्रीय बल दे रहा है। यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है Fg क्या दे रहा है? Fg अभिकेंद्रीय बल दे रहा है, घुमाने के लिए जो चाहिए, अभिकेंद्रीय बल देता है। तो इसी वजह से अब हम क्या करेंगे? इसी वजह से हम लिखेंगे कि Fg जो होगा वह बराबर होना चाहिए Fc के, या यही परिमाणी बल है। और इसे हम लिखेंगे
जी एम एम अपॉन में आर का स्क्वायर बराबर होगा mv स्क्वायर बटे में आर। अच्छा, स्मॉल m क्यों रखा है यहां पर? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी का द्रव्यमान आएगा यहां पर। कौन घूम रहा है? पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी का द्रव्यमान आएगा यहां पर। तो इसमें से m कट गया, एक r से एक r कट गया, तो यहां से क्या बचा? यहां से बचा सर ये यहां से बचेगा gm अपॉन में r, ये v स्क्वायर के बराबर होगा और इस पे वर्गमूल लगा दूंगा तो ये v की वैल्यू आ जाएगी। इस पे वर्गमूल लगा दूंगा तो v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एफसी क्या है? अभी केंद्रीय बल है बेटा, mv स्क्वायर बटा r है जो कि होगा। क्लियर है मामला? तो अंडर रूट जीएम अपॉन आर, इसे हम आगे चल के जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे तो इसे हम कक्षीय वेग भी बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? कक्षीय वेग भी बोलेंगे। तो यह एक बेसिक सी बात हमें पता होनी चाहिए। अब इसी प्रकार से अभी इसमें जब वस्तु गोल गोल घूम रही है तो अभी केंद्रीय बल किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण ने दिया। ठीक है, तो अब आगे चलकर इस पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे, क्या ये सभी ने लिख लिया? क्या ये सभी ने लिख लिया? हाँ विपिन बेटा, रिवीजन टेक्निक बताएंगे, बिल्कुल रिवीजन टेक्निक बताएंगे। एक बार बस मैं इतना पढ़ा लूं, उसके बाद मुझे एक और बार थोड़ा सा क्लास के एंड में याद दिला देना। चलिए, इसी प्रकार से और क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि मेरे पास एक m द्रव्यमान, ऐसा लिखो, एक m द्रव्यमान के ब्लॉक को एक रस्सी से बांधा जाता है। क्वेश्चन का देखो, ये कोई मतलब ये क्वेश्चन आएंगे नहीं नीट एग्जाम में, ये वाले क्वेश्चन नीट एग्जाम में टेस्ट में होमवर्क में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है उससे आपको फील आएगा ताकि आप बड़े क्वेश्चन कर पाओ। ये छोटे छोटे स्टेप से जो आपको बड़ा सवाल या असली सवाल करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो एक और छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि यदि हमारे पास बोला है क्वेश्चन में कि यदि एक रस्सी से m द्रव्यमान के ब्लॉक को एक रस्सी से m द्रव्यमान के एक ब्लॉक को बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, तब यदि रस्सी में तनाव T है, तब ब्लॉक की चाल क्या होगी? ब्लॉक की चाल भी पूछ सकते हैं और कोणीय चाल भी पूछ सकते हैं ना, तो दोनों बातें आपको बताते आनी चाहिए। चल, तो यहां पर क्या ये गोल गोल घूमेगा? बिल्कुल सर, ये गोल गोल घूमेगा। तो जब ये गोल गोल घूमेगा तो केंद्र की तरफ कौन सा बल है जो अभी केंद्रीय बल देगा? क्षैतिज वृत्त क्या होता है? ये कौन आया भाई? क्षैतिज सतह नहीं समझते बेटा, क्षैतिज मतलब से टेबल पे रखा और ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, है ना? या इसे हम ऐसा पकड़ा और ये ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? क्षैतिज वृत्त में हुआ। अगर मैं आगे चलकर मैं से एक और टॉपिक पढ़ूंगा इसमें ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तो ये क्या? ये ऊर्ध्वाधर वृत्त हुआ। ठीक है, चल, तो अभी यहां पर रस्सी में तनाव, है ना? क्या लिखेंगे हल में? एक लाइन का हल है इसका। रस्सी में तनाव जो है वह अभी केंद्रीय बल देगा। रस्सी में तनाव एफसी देगा। एफसी कौन देगा? रस्सी में तनाव अभी केंद्रीय बल देगा। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि T बराबर होगा सर एम एफ सी, ऐसा लिख देते हैं। T बराबर होगा सर एफ सी के, या T बराबर लिखेंगे mv स्क्वायर बटा r के। तो यहां से अच्छा, रस्सी की लंबाई वगैरह L बोल दे तो यहां L रख देंगे, R बोली तो R रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा
टी इंटू आर बटे में एम का वर्गमूल, यह वेग आ जाएगा। क्या कोणीय वेग भी ज्ञात कर सकते हो सभी? क्या कोणीय वेग भी ज्ञात कर सकते हो? मानवीर आर ई, हाँ बेटा बिल्कुल यश कुमार बेटा, उस क्वेश्चन में हम आर ई, नहीं क्या कहना चाह रहे हो? क्या सर ऐसे में आर ई मान है? नहीं बेटा, वो आर ई पृथ्वी की त्रिज्या होती थी, वो अलग बात होती है, वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे, चिंता न करो। चलिए, तो यहां से हमने वेग निकाला, हम चाहते तो ओमेगा भी निकाल सकते थे। ओमेगा कैसे निकलेगा? v बराबर आर ओमेगा होता है, या ओमेगा बराबर होता है v बटा आर, तो इससे हम ओमेगा निकाल सकते हैं। या अगर आप चाहते तो यहां पर एक और काम कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, t बराबर m ओमेगा स्क्वायर आर भी कर सकते, तो यहां से भी ओमेगा आ सकता है, ये हो जाएगा t बटे में m आर का वर्गमूल, ये ओमेगा आ जाएगा। तो आप ओमेगा भी निकाल सकते हो, v भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो दो तरीके आपके पास ऐसा कर सकते हो आप। अब ये जो सवाल था एग्जैक्ट यही का ही क्वेश्चन है, और आपको सारी बातें सेम बोली सवाल में, सारी बातें आपको सेम बोली क्वेश्चन में, और आपको बोला गया कि यदि हमारे पास लिख लो, एक और स्टेटमेंट लिख लो, यदि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसकी लंबाई L है, यदि L लंबाई की एक स्प्रिंग है, L लंबाई की एक स्प्रिंग है, स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो। ये सवाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ये केवल और केवल हम यहां पर कर रहे हैं फील लेने के लिए। हाँ भाई, स्टेटमेंट लिखो, यदि हमारे पास एक L लंबाई की स्प्रिंग है, L लंबाई की स्प्रिंग है, और उसके एक सिरे से m द्रव्यमान का ब्लॉक जोड़ा जाता है। L लंबाई की एक स्प्रिंग के एक सिरे से L लंबाई की एक स्प्रिंग के एक सिरे से m द्रव्यमान का ब्लॉक जोड़ा जाता है, तथा इसे ओमेगा कोणीय चाल से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। ओमेगा से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि स्प्रिंग में x प्रसार होता है, तब ओमेगा का मान क्या होगा? ठीक है नीतू कुशवाहा बेटा, मैंने आप लोगों की बात सुन ली, मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा सर से, ठीक है। चलिए अभी हम यहां पर ध्यान देते हैं। हाँ, तो क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास यहां पर, अच्छा पहले तो ये बताओ यार, कितनों को ये बात समझ में आती है कि अगर हमारे पास यहां पर एक स्प्रिंग है और एक स्प्रिंग की कुछ लंबाई थी, जब मैं इसे घुमाऊंगा तो इसमें प्रसार आ जाएगा, स्प्रिंग में हल्का सा प्रसार आ जाएगा। कितनों को ये बात समझ में आती है? इसको आप ऐसा भी फील कर सकते हो, कि अगर मेरे पास एक रबर बैंड के टुकड़े से, उसके टुकड़े से मैंने कोई एक दूसरा पत्थर बांध दिया, अब जैसे ही मैं इसे घुमाऊंगा तो ये खींच जाएगा, प्रसार आ जाएगा इसमें। क्यों आएगा प्रसार? क्यों आना चाहिए प्रसार? क्यों? क्योंकि देखो, जैसे ही इसमें x प्रसार आया तो यहां तक थी ये, अब ये x प्रसार आ गया इसमें, तो x प्रसार आ गया तो अब स्प्रिंग बल कहां लगेगा? सर स्प्रिंग बल जो है वो अंदर की तरफ लगेगा। ये जब यहां पर पहुंचेगा तब भी स्प्रिंग बल अंदर की तरफ लगेगा। तो अब यहां पर स्प्रिंग बल Fs क्या है? स्प्रिंग बल है। स्प्रिंग बल
स्प्रिंग बल हमें Fc या अभिकेंद्रीय बल देगा। स्प्रिंग बल अब हमें Fc देगा। क्लियर है मामला, समझ में आई बात? क्योंकि अगर स्प्रिंग में प्रसार नहीं होता तो केंद्र की तरफ तो कोई बल ही नहीं लगता, केंद्र की तरफ तो कोई बल लगने वाला था ही नहीं। ये बात फील आ रही है कि अगर ये खिंचाया सर तभी तो अंदर की तरफ ये वापस से अभी स्प्रिंग्स पे बल लगाएंगे और इसी को हम अभिकेंद्रीय बल बोलेंगे। क्लियर है? तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्प्रिंग बल अभिकेंद्रीय बल देगी, या स्प्रिंग बल होता है के एक्स के बराबर। देख अब आएगा मजा, ये होगा स्प्रिंग बल। और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है एम वी स्क्वायर या एम ओमेगा स्क्वायर आर रखना है हमें ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर। चलिए अब कौन मुझे बता सकता है कि यहां पर आर का मान क्या होगा? आर नहीं है हमारे पास, है ना, आर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो यहां पर आर की वैल्यू क्या आएगी? यहां पर आर की वैल्यू क्या आएगी? हाँ, अभिषेक कुमार, बहुत ही बढ़िया। हाँ, कुणाल, लवकुश, बिल्कुल सही बात ना, काफी सारे बच्चों ने अब सही बात बताई। सर एक्चुअल में क्या था, इसकी लंबाई पहले से एल थी, आपने ब्लॉक लगाया, इसे घुमाया तो एक्स खींच गई, तो आर जो होगा हमारे पास, आर जो होगा हमारे पास वो एल प्लस एक्स होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात इस सवाल में जो थी कि आर जो होगा वो एल प्लस एक्स होगा। तो यहां पर हमें रखना होगा एफ सी जो हो जाएगा वो एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स होगा। क्या सभी को ये चमकती है बात कि क्यों एल प्लस एक्स होगा? क्योंकि मुझे त्रिज्या रखनी होती, मुझे लंबाई, एक्स तो लंबाई में परिवर्तन हुआ ना स्प्रिंग की, ओरिजिनल लंबाई एल थी, एक्स बढ़ गई तो टोटल कितनी हो गई? एल प्लस एक्स हो गया। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा इसको हम जब लिखेंगे मिलाकर तो हम लिखेंगे यहां से हो जाएगा के एक्स बराबर हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स, एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब हमें तो ओमेगा निकालना है सर, तो बाकी सब नीचे ले आओ। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी के एक्स अपॉन में एम एल प्लस एक्स, ये होगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर। इस पे वर्गमूल ले लेंगे तो ये ओमेगा बन जाएगा, इस पे वर्गमूल ले लेंगे तो ओमेगा बन जाएगा। क्लियर है मामला सभी को? आया समझ में? क्लियर है? यहां पर एल प्लस एक्स इंपॉर्टेंट सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी कुछ मजेदार से बातों की तरफ, है ना। ये तो बिल्कुल बेसिक से बात सवाल थे जिससे हमने फील्ड डेवलप करा। अब और सवाल हमें जो एग्जाम में वास्तविकता में पूछे जाएंगे और जो हमें पता होना चाहिए वो कैसे सवाल है सर, तो उसमें कुछ इस प्रकार के सवाल हमें पूछे जाएंगे। जैसे देखो, दो पत्थरों के द्रव्यमान m तथा 2m है। अच्छा, भारी पत्थर को r/2 त्रिज्या के तथा हल्के पत्थर को r त्रिज्या के वृत्तीय त्रिज्या के वृत्ताकार क्षैतिज पथों में घुमाया जाता है। जब ये पत्थर एक समान अभिकेंद्रीय बल अनुभव करते हैं तब हल्के पत्थर का रेखीय वेग भारी पत्थर के रेखीय वेग का n गुना है। तो n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा? ऐसा कुछ सवाल पूछा जाएगा हमसे। तो क्या सर t बराबर के एक्स? हाँ बेटा, बोल अंशु बेटा, वही बोला है हमने। हाँ, x प्रसार हुआ। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया हमारे पास एक m द्रव्यमान का पत्थर है, m द्रव्यमान का पत्थर है और इसे कितने से घुमा रहे? r/2 त्रिज्या पर घुमाया जाता है m द्रव्यमान के पत्थर को, तथा 2m द्रव्यमान के पत्थर को r त्रिज्या में घुमाया जाता है। 2m द्रव्यमान के पत्थर को r त्रिज्या में घुमाया जाता है। ठीक है, तो अब बोला है जब ये पत्थर एक समान अभिकेंद्रीय बल अनुभव करते तब हल्के पत्थर का रेखीय वेग भारी पत्थर के रेखीय वेग का n गुना है। तो n का मान क्या होगा? मतलब कुल मिला के इनका रेखीय वेग पता करना है ना। क्या पता करना है? रेखीय वेग। सवाल में आसान सी भाषा में बोला कि दो पत्थर है मेरे पास अलग अलग, एक का द्रव्यमान m है, एक का द्रव्यमान 2m है। फिर बोला है कि यहाँ पे एक की त्रिज्या r/2 है, एक की त्रिज्या r है। ठीक है, तो अब इनमें समान अभिकेंद्रीय बल है, समान अभिकेंद्रीय बल है। तो इसमें अगर मान के चलो, मैंने बोला इसका वेग v1 है, इसका वेग v2 है, तो क्या मैं v1 v2 वेग निकाल सकता हूं?
निकाल सकता हूं, बिल्कुल। यहां पर अभिकेंद्रीय बल कौन देगा, तो सर कौन देगा वाली बात नहीं, यहां पे सीधे सीधे बस अभिकेंद्रीय बल ही निकालना है। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होगा सर, पहले वाले का अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा m v1 का स्क्वायर बटे में r बटा 2 त्रिज्या है इसकी, या 2m v1 का स्क्वायर बटे में r, ये होगा पहले वाले का। दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले का अभिकेंद्रीय बल होगा सर, द्रव्यमान है 2m इनटू v2 का स्क्वायर बटे में त्रिज्या है r, बटे में त्रिज्या है r। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं सर कि यहां पर F1 और F2 है ना, बोला है समान है, F1 F2 क्या है, समान है। तो V1 बटा V2 निकालना है, क्या निकालना है, पहले तो V1 और V2। अच्छा 2m का m द्रव्यमान भारी पत्थर, अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, छोटा सा कार्यक्रम। यहां पर 2m है और यहां पर m द्रव्यमान है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, भारी पत्थर का क्वेश्चन में बोला है, भारी पत्थर की त्रिज्या r बटा 2 है, भारी पत्थर की त्रिज्या r बटा 2 है, ठीक है। तो n गुणा है वो तो अभी हम निकाल लेंगे, लेकिन पहले हम v1 और v2 का मान निकाल लेते हैं, कितने गुणा है वो अपने आप पता चल जाएगा यहां पर। तो एक छोटा सा परिवर्तन कर दो, यहां पर 2m रख दो, यहां पर 2m रख दो। फिर से देख लेते F1 फिर से रखते हैं। तो बोला है क्वेश्चन में भारी पत्थर की त्रिज्या r बटा 2 है, तो सर 2m की त्रिज्या r बटा 2 होनी चाहिए। तो हो जाएगा F1 बराबर हो जाएगा 2m इंटू v1 का स्क्वायर बटे में r बटा 2 त्रिज्या है, तो ये 2 पलटिका के ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, 4m v1 का स्क्वायर बटे में r हो गया। इसी प्रकार से F2 क्या आएगा सर, F2 जो हो जाएगा m v2 का स्क्वायर बटे में r, है ना, क्योंकि इसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है। अब हमें बोला है कि m1 m2 बराबर है, क्या बोला है नहीं सॉरी, हमें बोला है बल बराबर है। तो यहां बोला कि अभी केंद्रीय बल समान बल अनुभव करते हैं, तो समान बल अनुभव करते हैं मतलब F1 F2 हमारे लिए बराबर हो गए, F1 F2 हमारे लिए बराबर हो गए। तो अगर F1 F2 बराबर हो जाएंगे सर, तो उस स्थिति में क्या होगा, F1 बराबर F2 लिख सकते हैं। F1 होगा 4m v1 का स्क्वायर बटे में r बराबर होगा m v2 का स्क्वायर बटे में r। तो ये r से r कट गया, m से m कट गया, तो यहां से आया सर, क्या आया यहां से आया 4v1 का स्क्वायर बराबर होगा v2 के स्क्वायर के। तो क्या इस पे वर्ग मूल ले लिया जाए, क्योंकि हमें v1 v2 के बारे में पता करना है, तो वर्ग मूल लेंगे तो सर यहां से लिख सकते हैं 2v1 बराबर होगा v2 के। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर रेखीय वेग जो होगा वो n गुना होगा, तो n का मान कितना है, दुगना होगा। क्या होगा, दुगना होगा। हमें बोला है कि तब हल्के पत्थर का रेखीय वेग, तो हल्के पत्थर का रेखीय वेग v2 है, तो v2 रेखीय पत्थर के ये बोला हुआ रेखीय वेग भारी पत्थर के रेखीय वेग का n गुना है, तो हल्के पत्थर का रेखीय वेग दुगना है भारी पत्थर के, तो n का मान 2 आ जाएगा, n का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या ये छोटी सी बात सभी को चमकती है? बढ़िया सा आसान सा सवाल था, हमने एक बार बढ़िया से कर लिया। जल्दी से एक बार सवाल पढ़ो और बताओ क्या ये सही लिखा हुआ है, क्या हमने जो सॉल्व किया वो सभी को समझ आया? क्लियर है मामला, है ना? क्वेश्चन में एकदम आसान सी बात बोली गई थी और उसी को लेकर हमने सॉल्व किया है। अच्छा, दुगना कैसे है, फिर से देख लो बेटा, यहाँ पे 4v1 का स्क्वायर बराबर v2 था, दोनों तरफ वर्गमूल लिया, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, v1 का वर्गमूल v1 का स्क्वायर का वर्गमूल v1 होगा, v2 का स्क्वायर का वर्गमूल v2 होगा, और n की वैल्यू 2 आ जाएगी। चलो एक और सवाल करते हैं, है ना? क्या सभी एक और तूफानी सवाल के लिए तैयार है? क्वेश्चन नंबर डालते हुए चलते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 था ये हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक मजेदार सवाल है। ये जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई एम्स का सवाल है,
जेई में भी इस प्रकार का सवाल पूछा गया है, एम्स में भी एक बार इस प्रकार का सवाल पूछा गया था। ठीक है, मस्त सवाल है, ध्यान से समझना और ध्यान से लिखना। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, छोटा सा स्टेटमेंट इस सवाल का, फिर सब कुछ डायग्राम का खेल है और सॉल्यूशन का खेल। चलिए स्टेटमेंट लिखेंगे। यदि एक रस्सी से, यदि एक रस्सी के एक सिरे से, यदि एक रस्सी के एक सिरे से एल दूरी पर एम द्रव्यमान का एक पत्थर बांधा जाता है, एक पत्थर बांधा जाता है। यदि रस्सी के एक सिरे से एल दूरी पर एम द्रव्यमान का एक पत्थर बांधा जाता है और उसी के आगे एल दूरी पर 2m द्रव्यमान का पत्थर बांधा जाता है, 2m द्रव्यमान का पत्थर बांधा जाता है। एम्स का पेपर पहले अलग आता था बेटा, अब नीट के साथ ही होता है। एक रस्सी के एक सिरे से एल दूरी पर एक m द्रव्यमान का पत्थर बांधा जाता है तथा उसी रस्सी में आगे एल दूरी पर 2m द्रव्यमान का पत्थर बांधा जाता है। यदि यह ओमेगा से क्षैतिज वृत्त में घुमाई जाती है, तब यदि यह ओमेगा से क्षैतिज वृत्त में घुमाई जाती है, तब T1 और T2 तनाव का अनुपात क्या होगा? T1 और T2 तनाव का अनुपात क्या होगा? T1 और T2 तनाव का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब आएगा असली मजा। क्यों? क्योंकि अब इस सवाल से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने बच्चों को सही चीजें समझ में आई, है ना। यह सवाल नीट में आएगा पता नहीं, क्या ऐसा सवाल नीट में आया आज तक? नहीं। लेकिन ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो अभी तक हम जो सवाल कर रहे थे उन सभी सवालों में एक ही बल लग रहा था, एक तनाव बल लग रहा था, एक स्प्रिंग बल लग रहा था, एक गुरुत्वीय बल लग रहा था, एक ही बल लग रहा था जो वस्तु को घुमाने में हमारी मदद कर रहा था। लेकिन अब हमारे पास दो बल हो गए हैं, तो अब हमें पता करना है कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए आओ मेरा साथ दो, हम मिलकर करेंगे इस सवाल को और पहुंचेंगे एम्स के आगे। ये बताओ कि यहां पर ये जो m द्रव्यमान है, क्या यह गोल घूम रहा है? क्या यहां पर जो m द्रव्यमान है वह गोल घूम रहा है? वह गोल घूम रहा है। गोल घूम रहा है, बिल्कुल सर। तो अगर यह गोल घूम रहा है, मेरे बच्चे, तो ये बता कि यहां पर इस पर केंद्र की ओर बल होना चाहिए। ओके सर। अब यहां पर इसमें कितने बल लग रहे हैं? सर n द्रव्यमान पे 2 बल लग रहे हैं। एक तनाव T1 आगे की तरफ लग रहा है और एक तनाव T2 पीछे की ओर लग रहा है। और मैं ऐसा बोल सकता हूं कि T1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए T2 से, क्योंकि केंद्र इस तरफ है, ये पूरा गोल इधर घूम रहा है। थोड़ा मजेदार, थोड़ा हाई लेवल कंसेप्ट सवाल है, ध्यान से समझना मेरी बात को। क्या होगा? 2 बल लग रहे हैं, एक यहां पर m द्रव्यमान है, इस पर 2 बल लग रहे, एक बल T1 इधर लग रहा है, T2 इधर लग रहा है। ये एग्जैक्ट वैसी ही बात है जैसे हम पहले करते थे, एक वस्तु पे 2 बल लग रहे थे और उसमें से बड़ा कौन होना चाहिए, जैसे हमने ऐसे लिफ्ट वाले सवाल करते थे ना कि यहां पर ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, कौन बड़ा होगा? सर अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो mg बड़ा होना चाहिए नॉर्मल से। तो हम वहां पर नेट बल लिखते थे
mg माइनस नॉर्मल। तो वैसे ही यहां पर बताओ कि यहां पर कौन बड़ा होना चाहिए। अगर सर ये इस तरफ घूम रहा है तो T1 बड़ा, ये पूरा निकाय इस तरफ घूम रहा है तो T1 बड़ा होना चाहिए T2 से, तभी तो इधर घूम पा रहा है। अगर उल्टा होता कि सर ये सब कुछ इधर घूमता होता तो T2 बड़ा होता T1 से, T2 बड़ा होता T1 से। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एफ नेट जो होगा वो T1 माइनस T2 होगा। क्या होगा? T1 माइनस T2 होगा, T1 माइनस T2 होगा। और यह परिमाणी बल जो है इससे अब हमें बराबर करना पड़ेगा अभिकेंद्रीय बल के, या हम बोलेंगे यह मेरे पास परिमाणी बल आया है। तो परिमाणी बल कितना आया है? T1 माइनस T2 आया है, जिसे हम बोल सकते हैं एफ नेट के बराबर, और यही मेरा अभिकेंद्रीय बल बनाएगा। तो अभी यूजुअली अभिकेंद्रीय बल एक ही बल बना रहा था, लेकिन अब अभिकेंद्रीय बल दो लोग मिलकर बनाएंगे, T1 और T2। तो कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा सर T1 माइनस T2 जो हो जाएगा वो होना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर L के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए? T1 माइनस T2 m ओमेगा स्क्वायर L के बराबर होना चाहिए। अच्छा, क्या तुम्हें T2 पता? नहीं। क्या तुम्हें T1 पता? नहीं। तो सर अभी हमारे पास एक और द्रव्यमान बचा है, हिम्मत हारने वाली बात नहीं है, हमारे पास पीछे वाला द्रव्यमान बचा हुआ है 2m। ओके, तो इस पर कितने बल लग रहे हैं? क्या यह इस वृत्त पर घूम रहा है? बिल्कुल सर, इस वृत्त पे घूम रहा है। इस पे कितने बल लग रहे हैं? सर इस पे एक ही बल लग रहा है, अंदर की तरफ T2। कहानी खत्म, पैसा हजम। अंदर की तरफ T2 लग रहा है, कहानी खत्म, पैसा हजम। क्लियर है मामला? तो इस पर अंदर की तरफ T2 लग रहा है, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इसमें T2 जो होगा वही नेट बल होगा, और यही हम लिखेंगे T2 बराबर अभिकेंद्रीय बल के। क्या ये कहानी सभी को चमकती है जो मैंने यहां पर लिखी है? क्या है? यह T2 है मेरे प्यारे, तो T2 केवल M2 पे 2m पर लग रहा है, और यह अंदर की तरफ है, तो इसे ही यही इसे गोल घुमा रहा है, और यही इसे अभिकेंद्रीय बल दे रहा है। जिसको इस सवाल का फील आ गया उसे अभिकेंद्रीय बल का 100% फील आ गया। बस इतनी सी बात है। यह सवाल कराया ही इसलिए जा रहा है कि आपको अभिकेंद्रीय बल का 100% फील आ जाए। बाकी ये सवाल उसके, ये कमजोर दिल वाले बच्चों के लिए सवाल नहीं है ना। जिसने कमजोरी है दिल के अंदर की, सर नहीं मेरे को तो वो याद रट्टा लगा लिया, नहीं, वो ये सवाल नहीं कर सकता आदमी, है ना। जिसको कंसेप्ट क्लियर है वही एक सवाल कर सकता है कि अच्छा दो बल लगेंगे, केंद्र की तरफ कौन सा लग रहा है, वही मेरा अभिकेंद्रीय बल होगा। तो इससे ये बात भी समझ में कि अभिकेंद्रीय बल बल नहीं है, परिमाणी बल है। बल तो तनाव है। अच्छा सर, तो T2 बराबर मुझे लिखना चाहिए 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू 12। सर दिल दुख गया मेरा। तो क्यों दुखा? 2m m दो बार कैसे आ गया? अरे 2m तो द्रव्यमान है, और त्रिज्या जो है वो 12 होगी, क्योंकि यहां से यहां तक की टोटल दूरी 12 होगी ना। कितनी होगी? 12 होगी। तो यहां से T2 जो आया वो हो गया 4m ओमेगा स्क्वायर L के बराबर। किसके बराबर आया? 4m ओमेगा स्क्वायर L के बराबर। T2 आ गया, T1 भी आ जाएगा। क्यों? T1 क्या लिख सकते हैं हम? T1 लिख सकते हैं T2 प्लस m ओमेगा स्क्वायर L। ये वैल्यू उठा के रख दो, तो यहां से आ जाएगा 4m ओमेगा स्क्वायर L प्लस m ओमेगा स्क्वायर L, या 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 आ जाएगा, 5m ओमेगा स्क्वायर L के बराबर। ये T1 आएगा, ये T2 आएगा, T1 आएगा, T2 आएगा। M1 M2 मानते बेटा तो अनुपात अच्छा नहीं आता, फिर तुझे M1 M2 के पदों में ही आंसर आ जाता है ना। इसलिए हमने एक को M माना, एक को 2m माना। क्लियर है मामला? तो क्या अब अनुपात निकाल सकते हैं सभी? क्या था सवाल? एक बार फिर से फटाफट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था कि हमारे पास यहां पर ये एक m द्रव्यमान है, यहाँ पे एक 2m द्रव्यमान है। यह m द्रव्यमान जो है, यह m द्रव्यमान और 2m द्रव्यमान एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं और इसे घुमाया जा रहा है। तो अगर इस 2m द्रव्यमान को देखें तो इस 2m द्रव्यमान पर एक ही बल लग रहा है सर, तनाव, जो इसे घुमाएगा और जो अभिकेंद्रीय बल दे रहा है। तो तनाव अभिकेंद्रीय बल देगा। इसे हमने कर दिया 2m ओमेगा स्क्वायर
स्क्वायर आर के बराबर, लंबाई उसमें त्रिज्या जो है वो 12 है और द्रव्यमान 2m था। तो यहां से T2 तो आ गया आसानी से। अब मेन खेल है T1 के लिए या m द्रव्यमान के लिए। तो जब इस m द्रव्यमान को देखा तो इसमें दो बल लग रहे, एक आगे की तरफ तनाव लग रहा है, एक पीछे की तरफ तनाव, क्योंकि तनाव हमेशा खींचता है। तो ये वाली रस्सी से आगे खींचना चाह रही है, ये वाली रस्सी पीछे खींचना चाह रही है। तो अल्टीमेटली क्या होगा सर, अल्टीमेटली सर जो तनाव T1 होगा, जो तनाव T1 होगा वो तनाव T1 किस किस से मिलकर बनेगा सर, तनाव T1 जो है या एफ नेट हो जाएगा। वो T1 तनाव निकालने के लिए हमें एफ नेट लिखना पड़ेगा, तो T1 ज्यादा होगा T2 से, तो यहां लिखेंगे हम T1 माइनस T2, तो हो जाएगा T1 माइनस T2 बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर एल के। T2 की वैल्यू आगे उठा के रखी, T1 की वैल्यू 5 m ओमेगा स्क्वायर एल आया। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो अंदर होगा उस पर तनाव ज्यादा होगा, और अगर और द्रव्यमान जोड़ता जाऊंगा मैं और घुमाता जाऊंगा तो यहां पे जो अंदर होता जाएगा उस पर तनाव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है कहानी। चलिए, तो अनुपात क्या आ जाएगा, अनुपात जो होगा T1 बटा T2, क्या मैं यहां पर से लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 5m ओमेगा स्क्वायर एल बटे में 4m ओमेगा स्क्वायर एल के, या m ओमेगा स्क्वायर एल कट जाएगा, और यह m ओमेगा स्क्वायर एल कट जाएगा, और यहां से यह 5/4 बचाएगा। 5:4 इज द सही आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो, अब हम इस चीज में और ऊपर उठेंगे धीरे धीरे, है ना। अब हमें ये बात का फील आ गया आज की क्लास में कि हाँ सर m ओमेगा स्क्वायर आर जो होगा वो कोई ना कोई देगा। अब देखो और कौन कौन दे सकता है, जैसे मौत का कुआं, रोमांचकारी बातें आप करेंगे। मौत के कुएं में क्या होता है सर, कितने बच्चों ने मौत का कुआं देखा है, देखा मौत का कुआं, है ना। उसमें नीचे से, है ना, ऐसे बहुत ऊंडा कुआं सा रहता है, और नीचे से बाइक और कार ऐसे घूमना शुरू होती, और वो बहुत स्पीड में इस पूरी दीवार पर घूमते रहते, है ना। बिल्कुल दिल दहला देने वाला करतब दिखाया जाता है आपको, है ना। और इसका टिकट लेना पड़ता है, और टिकट लेने के बाद में ऐसा नहीं कभी भी जाकर देख लो, टिकट लेना पड़ता है। फिर हर थोड़ी देर में एक बार मौत का कुआं शुरू होता है। पूरा मेले में जितने लोग होते सब मौत के कुएं का टिकट लेंगे, और वहां पे फिर अनाउंसमेंट होगा, देवी और सज्जनों आपके शहर में पहली बार आ रहे टिंकू भैया, पूरे यूपी बिहार में जिनके नाम का है डंका, मौत के कुएं के है बादशाह टिंकू भैया, आपको दिखाएंगे आज करतब। जल्दी आइए 20 रुपए, और ऐसे फिर टिकट बांटेंगे। करतब शुरू होगा अगले 10 मिनट में। अपनी मौत को धोखा देंगे टिंकू भैया आप सभी के सामने, हाँ, कार और बाइक में गोल गोल घुमाते। ठीक है, तो अब ये इसके अंदर ये सर गिरते क्यों नहीं है, ये गिरे क्यों नहीं, टिंकू भैया जो है वो नीचे क्यों नहीं गिरे मौत के कुएं में। हाँ, डर लगता है ना। 20 रुपए का कहां मिलता है, जब मैं छोटा था, जब मैं मौत के कुआं देखने जाता था तब 20 रुपए का मिलता था। अब मेरे को तो पता नहीं, आजकल होता भी नहीं, शायद ये तो बंद भी हो गया है। आजकल होता है क्या यार, वैसे मेरे को तो लगता है कि शायद 80 रुपए का टिकट है। अच्छा, 100 रुपए, हाँ वैसे भी आजकल तो 100 रुपए से कम तो कुछ मिलता नहीं है इस देश में। साइकिल से घुमाया जाता है, चलो ठीक है। तो वो किसी से भी घूम रहे हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो इसका फिजिक्स समझना है। तो देखो क्या होता है, मान के चलो ये मौत के कुएं की दीवार है, मौत के, वैसे एक्चुअल में थोड़ी सी स्लांट कर लेते हुए मौत के कुएं की, हमने बोला नहीं, टिंकू भैया अपनी जान पर खेलेंगे और आप सभी को करतब दिखाएंगे, एकदम सीधी दीवार पे गाड़ी चलाएंगे, ठीक है। अब देखना क्या हो रहा है ना, ध्यान समझना, क्योंकि अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने फोटो बनाया सीधा, लेकिन वो तो 3D में घूमेंगे, गोल 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 गोल।
अच्छा ये एक बच्चा बोला था पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, हमारे टिंकू भैया ने तो साइकिल चलाना शुरू कर दी। अंकित बेटा T2 आसान सी बात है, अभी केंद्रीय बल T2 देगा, m ओमेगा स्क्वायर r, द्रव्यमान 2m था, लंबाई 2l थी, बस। देखो भाई, तो टिंकू भैया यहां पर घूम रहे, ये मौत का कुआं है। अच्छा, अंग्रेजी में मौत के कुएं को डेथ वेल बोलते हैं। तो अब क्या होगा, मान के चलो ये, अब मैं एक छोटे से बिंदु से ही चिन्हित करूंगा टिंकू भैया को, ये यहां पर इनकी साइकिल या बाइक या कार लेकर घूम रहे हैं, तो ये यहां पर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेंगे। तो अब इन पर अभी कौन कौन से बल लग रहे हैं, ये टिंकू भैया को अभी हम थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए हमें, इसलिए हम यहां पर इस दीवार को बना देते हैं और टिंकू भैया ये रहे मान के चलो, ठीक है। क्या हो रहा है, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, ये यहां पर ऐसे गोल 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 गोल, ठीक है। तो अभी इन पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, अभी इन पर कौन कौन से बल लग रहे हैं ये देखना होगा हमें। तो यहां पर सर एक mg नीचे की तरफ लग रहा है, एक mg नीचे की तरफ लग रहा है। अच्छा, टिंकू भैया पे घर्षण बल भी लग रहा होगा ऊपर की तरफ, वरना घर्षण बल नहीं होगा तो नीचे फिसल जाएंगे, है ना। घर्षण बल क्या होता है, गति के विपरीत दिशा में लगता है, तो नीचे फिसलना चाहेगा तो उस पर घर्षण ऊपर की तरफ लगेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, इन पे एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल देगी दीवार आगे की तरफ, दीवार आगे की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल देगी, दीवार आगे की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया देगी, है ना। मेरे टिंकू भैया अपनी जान पर खेलकर तुम्हें पढ़ा रहे हैं नीट, ठीक है। तुमको लग रहा है कि मजेदार बात है, नहीं, टिंकू भैया अपनी जान पर खेले हैं, अपनी जान जोखिम में डाले हैं, केवल इसलिए ताकि वो तुमको फिजिक्स पढ़ा पाए, ठीक है, ताकि उनकी वजह से एक फिजिक्स का सवाल बन पाए। सोच रहे हो, अगर टिंकू भैया आज मौत के कुएं में नहीं उतरते तो फिजिक्स का यह सवाल कभी बनता ही नहीं, तुम्हें कंसेप्ट कभी समझ में आता ही नहीं। तो टिंकू भैया अपनी जान लुटा रहे हैं तुम्हें एक छोटी सी कंसेप्ट समझाने के लिए। देखो भाई, तो यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अब ये बताओ कि इसमें कौन सा बल, 3 बल लग रहे, कौन सा बल जो है वो अभिकेंद्रीय बल दे रहा होगा, आपको क्या लगता है कौन सा बल अभिकेंद्रीय बल देगा? कौन सा बल अभिकेंद्रीय बल दे रहा है? बिल्कुल सही बात, नॉर्मल रिएक्शन अभिकेंद्रीय बल दे रहा है। टिंकू भैया की कहानी खत्म कर दी हमने। अगर टिंकू भैया को अभिलंब प्रतिक्रिया FC देगा, या टिंकू भैया को जिस दिन अभी यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल कम पड़ गया, उस दिन टिंकू भैया नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। अब यह अभिलंब प्रतिक्रिया बल कम ना पड़े, अभिलंब प्रतिक्रिया बल कम ना पड़े, इसी के लिए अगर आप देखो तो वो बहुत तेज गाड़ी चलाते। क्यों तेज गाड़ी चलाते, ध्यान समझना। क्यों, जितना ज्यादा तेज गाड़ी चलाई जाएगी उतना ज्यादा अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा, और जितना ज्यादा अभिलंब प्रतिक्रिया बल रहेगा उसके हिसाब से वो तेज 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 और तेज और तेज और तेज, जितना ऊपर आते हैं मौत के कुएं में उतना तेज गाड़ी चलाते। क्यों, ताकि अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्यादा रहे, या उसमें वहां पर वे ठीक तरीके से गोल गोल घूम पाए, है ना। अब यहां पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल किसके बराबर होगा सर? अभिलंब प्रतिक्रिया बल किसके बराबर होगा? वहां पर जितना उनका द्रव्यमान होगा उसके हिसाब से अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। अब यह अभिलंब प्रतिक्रिया बल mv²/r के बराबर आता है, और इसमें अभी मैंने क्षैतिज दिशा में बात करी, ऐसे ऊर्ध्वाधर दिशा में बात कर सकते हैं क्या कि सर यहां पर घर्षण बल जो होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल आपको दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है, घर्षण बल जो होगा वह बराबर होगा mg के, ठीक है। या यहां से, अच्छा घर्षण अभी बैच 2 वालों को इतना ज्यादा नहीं पता है, तो बिल्कुल बेसिक सी बात है बेटा, घर्षण के बारे में मैं बता देता हूं। घर्षण क्या होता है? घर्षण गति की विपरीत दिशा में लगने वाला एक बल है, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो म्यू गुणा नॉर्मल होता है। कितना होता है? म्यू गुणा नॉर्मल होता है। तो यहां पर घर्षण बल जो होगा वो म्यू गुणा नॉर्मल हो जाएगा, और इसे ही हम लिख सकते हैं mg के बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि नॉर्मल जो होगा वो mg/म्यू होगा,
नॉर्मल जो होगा वो क्या होगा, mg बटा म्यू होगा। नॉर्मल की वैल्यू अगर आप उठा के ऊपर रख दो इसमें तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं mg बटा म्यू बराबर होगा mv स्क्वायर बटे में r, m से m कट गया। तो यहां पर हम ये निकाल सकते हैं कि यह कितने वेग से घूमना चाहिए। तो r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा rg बटे में म्यू, ये होगा v का स्क्वायर, या इस पे वर्गमूल चला देंगे तो ये v की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये अंडर रूट rg बटा म्यू जो होगा इतने वेग से अगर चिंटू भैया नहीं घूमे, है ना, तो यही कारण भी है कि जितने बड़ी त्रिज्या में घूमते हैं वो उतना ज्यादा वेग ले आते हैं गाड़ी में, उतना ज्यादा वेग ले आते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा हो तो नीचे मौत का कुआं कैसे होता है, नीचे की तरफ त्रिज्या कम होती है, नीचे की तरफ त्रिज्या कम होती है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते तो त्रिज्या बढ़ती जाती है और चौड़ा होता जाता है। तो जितना ज्यादा त्रिज्या होगी उतना ज्यादा वेग से चिंटू भैया को घूमना पड़ेगा। क्लियर है कहानी, आया समझ में? तो यहां पर यह v हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि v जो होगा वह समानुपाती होगा रूट r के, v जो होगा समानुपाती होगा रूट r के। तो ये मौत के कुएं से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। आगे बढ़ते और भी कुछ दिलचस्प सवालों की तरफ। इसी प्रकार से आ गया सभी को समझ में ये? हाँ, थोड़ा सा हट जाता हूं लोग। नहीं बेटा, यहां पे चिंटू भैया का वेट नहीं मिलेगा, वो तो जितना ज्यादा तेज घूमेंगे। एक बच्चे ने बहुत ही मजेदार सी बात बोली, उसने बोला कि सर अगर मान के चलो ये चिंटू भैया जो है वह गाड़ी में ऐसे गोल गोल घूम रहे, वहां पर मैंने एक मशीन रख दी वेट मापने की मशीन, तो क्या आंसर आएगा? म्यू बेटा घर्षण गुणांक होता है, तो क्या आंसर आएगा? तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अगर वेइंग मशीन रख दी जाए गाड़ी के अंदर और उस पर खड़े होकर वो गाड़ी में गोल गोल घूमेंगे, तो क्या आंसर आएगा? क्या mg के बराबर आएगा, क्या mg से ज्यादा आएगा, या क्या आएगा? वो बदलता रहेगा उसमें। क्यों? क्योंकि वहां पर mg का कोई चक्कर ही, नॉर्मल रिएक्शन mv स्क्वायर बटा r के बराबर होगा। तो जितनी ज्यादा तेज घूमेगी गाड़ी उतना ज्यादा विलंब प्रतिक्रिया बल आएगा, या उतना ज्यादा वेट दिखाएगी वो मशीन। ठीक है? हाँ, हमें वेग निकालना था इसलिए हमने mv स्क्वायर बटा r के बराबर किया। वीडियो से क्या फील करवा दूं इसमें? ये वीडियो क्या देखना है भाई इस चीज का? ये दिख तो रहा है सामने। यहां पर क्या तुम मौत के कुएं का वीडियो देखना चाहते हो? चलिए आगे बढ़ते एक और सवाल की तरफ, है ना। यहां पर एक साइकिल सवार, है ना, ये क्या था, इस पर आप चाहो तो सवालों पे छोटे छोटे से हेडिंग डालते चलो। ये था मौत का कुआं, डेथ वेल। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एक और सवाल आता है, इस प्रकार का सवाल क्या है इसमें? मान के चलो यह रामलाल जो है वह साइकिल चला रहा है। क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है। तो अब इसे साइकिल चलानी है। ओके सर, साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चलाते वक्त इसमें कौन कौन से बल लग रहे हैं? तो यहां पर साइकिल चलाते वक्त दो बल लगेंगे, है ना। क्या होता है? एक नीचे की तरफ mg लगेगा और एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, दो बल लगेंगे। साइकिल मान के चलो साइकिल चल रही है, साइकिल चली, तो नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, अब अगर उसे साइकिल मोड़नी है, तो साइकिल कैसे मुड़ती है ये समझना है। साइकिल कैसे मुड़ती है? तो साइकिल मोड़ते वक्त या ये बाइक मोड़ते वक्त आपने देखा होगा कि ये जो रेसिंग वाले लोग होते हैं, या हमारे बीच में भी, है ना, हमारे सड़कों पर भी कुछ लोग होते हैं जो इस प्रकार की बाइक तो नहीं लेकिन पतली वाली स्प्लेंडर सी लेकर घूमेंगे, है ना, और वो सनसनाते हुए इधर उधर से
एकदम बिल्कुल पायलट की तरह गाड़ी को झुका झुका के इधर उधर इधर उधर इधर बीच बीच में से निकलने की कोशिश करेंगे और थोड़ी ही दूर जाके आगे गिर भी जाते हैं बहुत सारे। तो अब यह जो सूरवीर जो रहते हैं हमारे बीच में, जो पायलट लोग रहते हैं, जो एकदम सांप की तरह पायलट बनकर निकल जाते हैं, तो वो एक्चुअल में वो बाइक झुकाने से कुछ होता भी है या नहीं होता, ये हमें समझना है ना। या ये यहां पर ये जो रेसिंग वाले भैया जो है ये बाइक को बिल्कुल लेटा ही दिया, तो ये क्या इन्हें स्टाइल मारने के लिए करा? क्या इन्होंने स्टाइल मारने के लिए करा या इसका कुछ होता भी है? क्या इससे फर्क पड़ता है? तो अगर अभी मैं देखूं, मैंने बोला कि मान के चलो घर्षण नहीं है ना, हमने यहां पर बाइक वाला केस लिया, तो इसमें बाइक या साइकिल वाला केस है। तो जब यहां पर ये वृत्तीय पथ पर होगी, बाइक वृत्तीय पथ पर होगी, तो अब इसे मोड़ना है। तो इसे मोड़ने के लिए अभी अगर मान के चलो घर्षण नहीं है या घर्षण बहुत कम है, म्यू कम है, म्यू को हमने नगण्य माना है, म्यू नहीं है, घर्षण नहीं है, म्यू नहीं है मतलब घर्षण नहीं है, एकदम चिकनी सड़क है, एकदम चिकनी सड़क है। तो क्या एक चिकनी सड़क पर साइकिल मोड़ी जा सकती है? मतलब है लेकिन बहुत कम है, म्यू बहुत कम है, या बहुत ज्यादा वेग से मोड़ना है ना, बहुत ज्यादा वेग से मोड़ना है। तो उसमें यहां पर क्या करना चाहिए? तो इसमें साइकिल है, बिल्कुल साइकिल है। तो देखो, तो यहां पर अगर ये सीधे सीधे जा रहा है तो ये मोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, इसे हम एन बोल देते हैं, हम तो एन बोलते हैं हमेशा, तो एन ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ एमजी लग रहा है, तो अगर इसे इस तरफ मोड़ना है, इस तरफ मोड़ना है, तो क्या इस दिशा में कोई भी बल है? नहीं सर, इस दिशा में बल 0 है। सीधी सीधी साइकिल जा रही है तो उस पर कोई बल नहीं है, इधर ना ही इधर की दिशा में, ना ही इधर की दिशा में। तो अब कैसे मोड़ी जाए साइकिल या बाइक? तो इसके लिए किया जाता है? इसके लिए यहां पर ऐसा समझो कि मान के चलो यह टायर जो था वह टायर का ही खेल है सब कुछ। तो टायर पहले सीधा था, ऐसा सीधा टायर था, तो सीधा टायर था तो कोई अभिकेंद्रीय बल देने के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर बाइक को मोड़ना है ना, बाइक को मोड़ना, मान के चलो इस तरफ से मोड़ते हुए जाना, ठीक है। तो अगर ये बाइक मोड़ना है तो इसे झुका दिया गया। अब झुकाने का क्या फायदा मिला? देखो नीचे की तरफ mg तो लग ही रहा था, अब यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो था वह किसी कोण पर आ गया। वह क्या हो गया? किसी कोण पर आ गया। ये यहां पर किसी कोण थीटा पर आ गया। कितने पर आ गया? किसी कोण थीटा पर आ गया। क्या ये बात समझ में? जैसे ही बाइक को ऐसी झुकाई गई तो अब बाइक टेढ़ी हो गई। अब बाइक टेढ़ी हो गई, हमें पता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो होता है वह सतह के लंबवत होता है। क्या होता है? सतह के लंबवत होता है। तो यहां पर सतह के लंबवत, तो सतह क्या है सर? सतह पहले सीधी बाइक थी तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल सीधा लग रहा था। यहां पर नीचे mg था, नीचे की तरफ mg था और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन था। अब झुका दिया गया, तो अब जैसे ही झुकाया तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ चले गया, नॉर्मल रिएक्शन इधर चले गया। कितना ये इतना सभी को समझ में आया? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई कि हाँ सर, साइकिल हो, बाइक हो, कुछ भी हो, उसका टायर अगर घूम जाए, मतलब असल तो ऐसे नहीं घूम रहा है ना, टायर झुका दिया जाए, तो जैसे ही झुकाएंगे तो झुकाते ही अभिलंब प्रतिक्रिया बल इधर आ जाएगा। तो अब यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल के दो घटक बन गए। क्या बन गए? दो घटक बन गए। एक घटक इधर की तरफ आएगा जो n sin थीटा हो जाएगा, और एक घटक ऊपर की तरफ आएगा जो हो जाएगा n cos थीटा। n cos थीटा, एक घटक ऊपर की तरफ आएगा जिसे हमने क्या बोला? n cos थीटा। ठीक है, तो n cos थीटा, जो बच्चे स्कूल वगैरह गए होंगे ना क्लास 11th में, उनने ये डेरिवेशन जरूर किया होगा कि स्कूल वाले कुछ ना करवाए लेकिन ये जरूर करवाते हैं ना, और ये पूछते भी है, ये बोले कि इस चैप्टर में एक ही चीज है, कौन से? ये वैसे करवाया जाता है गति के नियम में। गति के नियम में बोलेंगे यही कर ले, यही पूछेंगे तेरे से, हम ये याद कर ले। क्यों याद कर ले पता नहीं, बस रट ले, उससे काम बन जाएगा। तो क्या अब ये जो घूमना चाह रहा है बाइक इस रोड पे, इस तरफ जाना चाह रहा है, क्या केंद्र की तरफ एक बल आ चुका है? क्या केंद्र की तरफ एक बल आ चुका है?
क्या केंद्र की तरफ एक बल आ चुका है? हाँ, अब अगर केंद्र की तरफ एक बल आ चुका है तो यही बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल का एक घटक जो है वह हमें क्या देगा सर? n sin थीटा जो है वो केंद्र की तरफ आ चुका है, और यही जो केंद्र की तरफ आया है, इस तरफ लिख देते हैं n sin थीटा जो केंद्र की तरफ आया है, यही अब हमें FC देगा। क्या देगा? FC देगा, या अभिलंब प्रतिक्रिया बल का एक घटक n sin थीटा जो केंद्र की ओर है, यह हमें अभिकेंद्रीय बल देगा। तो अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? n sin थीटा बराबर होगा mv स्क्वायर बटे में r त्रिज्या पर जिस पर भी यह घूम रहा है। ओके सर, तो यह mg और n cos थीटा आपस में बराबर होने चाहिए। mg और n cos थीटा, देख ये तो खत्म हो गया 37 में, ये x दिशा से लिखा। अब इसी प्रकार से y दिशा में क्या लिखेंगे? y दिशा में सर जी हम लिखेंगे, y दिशा में हम लिखेंगे कि यहां पर नॉर्मल n cos थीटा जो होगा, n cos थीटा जो होगा वो mg के बराबर हो जाएगा। n cos थीटा जो होगा वह mg के बराबर होगा, n cos थीटा mg के बराबर होगा। क्लियर है कहानी? आ गया समझ में? तो अगर ये समझ में आ गई कहानी, तो हमें तो क्या निकालना था सर? हमें तो वेग निकालना होता है। इसमें बोला जाएगा सवाल में कि कितने अधिकतम वेग से गाड़ी मोड़ी जा सकती है। क्या बोलते हैं? कितने अधिकतम वेग से गाड़ी मोड़ी जा सकती है। तो इन दोनों समीकरणों को हम डिवाइड कर देते, तो n sin थीटा बटे में n cos थीटा बराबर होगा mv स्क्वायर बटे में r बटे में mg के, बटे में mg के। तो m से m कट गया, n से n कट गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा गया। तो टेन थीटा बराबर हो गया v स्क्वायर अपॉन में rg। ये फॉर्मूला आप आधी नींद तक भी याद रख लोगे, आधी अनादि काल तक भी याद रखोगे तो भी चलेगा, कि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पर हम चाहे तो v की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा rg टेन थीटा बराबर होगा v स्क्वायर के, या इस पे वर्गमूल कर देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, अच्छा। तो अब यहां पर सर, यहां पर क्या हमें पता चला, क्या फील आया? देखो, इससे यह फील आया कि मुड़ते वक्त जो वेग है वो निर्भर करेगा त्रिज्या पर, पथ की त्रिज्या पर, पथ कितना घुमावदार है। तो हाँ सर, ये बहुत घुमावदार पथ होगा। तो यहां पर आर क्या मैं बदल सकता हूं? नहीं सर, मैं सड़क नहीं बदल सकता कभी भी। इसी वजह से आपने देखा भी होगा ना कि जब ये, इसके बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको एक दो देता हूं। पहले तो कि हाईवे वगैरह पर आपने देखा होगा कि जब रोड मुड़ता है तो वहां पे बहुत लंबा मोड़ होता है। लेकिन गली की सड़कों में कैसा होता है? गली की सड़कों में कैसा होता है कि ऐसी सड़क जा रही है, सामने भैया ने अपना मकान बना लिया, अब हमें इधर मुड़ना है तो यहां से एकदम पतली सी गली में से मोड़ना पड़ती है गाड़ी को, है ना। या कुछ लोग उस पतली गली के अंदर भी, आधे लोग क्या करते हैं कि भैया पहले तो उनका मकान बनता है, फिर इधर वाले भैया मकान बना लेते हैं, फिर मकान बनाते बनाते उनका बरंडा बन जाता है, या बालकनी वगैरह बना लेते हैं, या पोर्च बना लेते हैं, फिर पोर्च के आगे वो जाली लगा लेते हैं, फिर जाली के आगे गेट लगा लेंगे, फिर गेट के आगे उनकी गाड़ी चढ़ाने उतारने के लिए एक स्लैब बना लेंगे। तो वो इतना करते 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 आधे रोड तक तो उनका मकान आ जाता है, फिर इधर वाले भैया का भी आधे रोड तक मकान आ जाता है, बीच में नाली अलग निकालनी होती है सड़क पे से। तो कुल मिला के इतनी सी जगह बचती है जहां से गाड़ी निकाली जा सकती है। तो उसमें गाड़ी आप अगर मोड़ना हो तो एकदम बहुत धीमी स्पीड करना पड़ती है और धीरे से गाड़ी मोड़ना पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर उस कंडीशन में, है ना, उस कंडीशन में यहां पर त्रिज्या बहुत कम है, बहुत छोटी जगह में से मोड़ना है, बहुत छोटी जगह में से मोड़ना है। तो बहुत छोटी जगह में से मोड़ना है यहां पर, तो यह आर बहुत कम होगा, तो वी भी बहुत कम रखना पड़ेगा, वरना गाड़ी मुड़ने वाली नहीं है ना। इसी वजह से तुमने देखा भी होगा कि बहुत सारे ये जो नागिन डांस बाइक के साथ करते करते निकलते, ये एकदम से कहीं पे मोड़ आ जाते तो वहीं पे फेंका जाते। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और इन्हें अगर मोड़ना है तो वो जो टर्न है जहां पर गाड़ी मुड़ेगी या जहां पर गाड़ी मुड़ना चाहिए, उस टर्न पर लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ तो यूजुअली नहीं होता कॉलोनी की सड़कों में, लेकिन वहां पर
जो सड़क थी वो सड़क पर बहुत कम स्पीड से मोड़ना थी, लेकिन इनकी स्पीड ज्यादा थी, तो ज्यादा स्पीड में जैसे ही मोड़ने लगते इधर उधर जाकर ठोका जाते। तो यहां पर हर एक सड़क की त्रिज्या फिक्स है, तो हर एक सड़क के लिए वेग फिक्स होगा कि इससे ज्यादा वेग से अगर गाड़ी मोड़ी तुमने सड़क से तो तुम्हारी गाड़ी आउट हो जाएगी। ठीक है, अब भैया को तो रेसिंग करनी है, भैया को फर्स्ट भी आना है। तो अगर मान के चलो हर एक जगह जहां जहां गाड़ी मुड़ रही है, जहां जहां गाड़ी मुड़ रही है वहां पर अगर इनने स्पीड धीमी करी तो रेस तो हार जाएंगे। तो इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है सर? त्रिज्या तो फिक्स हो गई सड़क की, अब आता है टेन थीटा। क्या आता है? देखो जी भी नहीं बदल सकता मैं, तो क्या बदल सकता हूं? मैं बदल सकता हूं थीटा। तो थीटा का मान जितना ज्यादा कर लूंगा मैं उतने ज्यादा वेग से मोड़ सकता हूं गाड़ी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, आर फिक्स हो गया, तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि थीटा का मान जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा वेग से गाड़ी मोड़ी जा सकती है, बिना फिसले गाड़ी मोड़ी जा सकती है। तो जितना ज्यादा कोण झुका दिया जाएगा गाड़ी को उतनी ज्यादा तेज गाड़ी निकल सकती है। तो इसीलिए यहां पर जो रेसिंग वाले भैया होते हैं ना, ये हमको बिल्कुल ट्राई नहीं करना है। ये फिजिक्स पढ़ ली हमने, कॉपी पे लिख लिया, ज्ञान आ गया, बहुत बढ़िया है ना। आज रात को जब सोओगे तो सपने में ऐसा सोच लेना कि तुमने बाइक पूरी झुका कर रोड पे से निकाल दी, अच्छा फील आएगा। जिंदगी में ट्राई मत करना, क्योंकि इसमें है ना फिसलने के बाद में जमीन कैसी है तुम्हें नहीं पता, थोड़ी भी रेत होगी मामला खत्म हो जाएगा, हाथ मुंह फूट जाएंगे। तो ये ट्राई बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल ट्राई नहीं करना है। ठीक है, करना क्या है, कैसे होता है वो मैं बता रहा हूं तुम्हें। क्योंकि जितनी ज्यादा बाइक, देख बाइक ऐसी थी, सीधी थी, तो बाइक जितनी ज्यादा झुकेगी तो जितनी ज्यादा झुकेगी तो जितना ज्यादा कोण झुक जाएगी उतने ज्यादा वेग से मोड़ी जा सकती है बाइक, उतने ज्यादा वेग से मोड़ी जा सकती है बाइक। क्लियर है? इसीलिए क्या होता है, इसीलिए यहां पर ज्यादा वेग से मोड़ने के लिए ये झुका लेते हैं। और ये आपने वैसे प्रैक्टिकली फील भी किया होगा कभी कभी कि हम इतना ज्यादा तो नहीं झुका सकते है ना सर इतना ज्यादा झुकाएंगे तो सर मेरे तो थोड़ा ही झुक जाती है बाइक, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल यमराज ही सामने खड़े थे। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा तो कभी कभार झुका लेते सर, कभी कभार हल्का सा तो झुका लेते। तो जब आपने साइकिल हल्की सी झुकाई होगी, ध्यान रखना नीचे रेत ना हो, रेत होगी तो घर्षण कम हो जाएगा, है ना, तो फिसल जाओगे। तो अगर रेत नहीं है, अच्छी सीमेंटेड सड़क है, तो हल्की सी झुकाकर अगर आप निकालोगे तो तेज स्पीड में निकाल पाते हो। जितनी स्पीड में निकलना चाहिए तो उससे तेज निकाल लेते हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही झुकाओगे आप तो वहां पर उसका वेग, जितने वेग से आप निकाल रहे थे, तो जितना ज्यादा कोण रहेगा उतने ज्यादा वेग से आप बाइक को या साइकिल को निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आपको ये एक इंपॉर्टेंट सी बात पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से सर अगर मान के चलो ये कहानी, अच्छा ये वाली कहानी को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अब यार ये डेरिवेशन मैंने कर दिया, एक ही डेरिवेशन करूंगा, इसके आगे मैं डेरिवेशंस नहीं करूंगा क्योंकि ये सारे एक ही जैसे होते जाएंगे, एक ही जैसे होते जाएंगे, है ना। जैसे मान के चलो ये कहां से आया, क्या इसका हमने कुछ ना कुछ पहले भी जुगाड़ पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। क्या आप सभी को याद है मैंने यह सिखाया था टेन थीटा होता है एसी बट यह क्षैतिज त्वरण बटे में ऊर्ध्वाधर त्वरण। क्या कभी हमने यह पढ़ा था टेन थीटा बराबर, और मैंने उस दिन बोला भी था आपको ये वृत्तीय गति में बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। टेन थीटा बराबर होता है क्षैतिज में त्वरण बटे में ऊर्ध्वाधर त्वरण। कहां पर पढ़ा था यह? कहां पर पढ़ा था? जब हमने आभासी बल पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि हमारे पास ये नत समतल पर अगर एक ब्लॉक रखा है, यहाँ पे कोण थीटा है, तो इसे कितने अधिकतम त्वरण से चलाया जाता कि ये नीचे ना फिसले, न्यूटन की गति के नियम में। तो वहां पे हमने पढ़ा था जी टेन थीटा बराबर होता है ए के। तो वो बात सीधे सीधे यहां भी लगाई जा सकती है। कैसे? अगर यह क्षैतिज में, देखो यह ऐसा झुकाया, तो इसमें अगर मैं देखूं कि सर या इसमें बल कौन कौन से लग रहे हैं या त्वरण कौन कौन सा हो रहा है, तो ऊर्ध्वाधर त्वरण तो mg होगा, क्षैतिज में जो त्वरण होगा वो अभिकेंद्रीय त्वरण के बराबर होगा। तो मैं यहां पे सीधा लिख सकता हूं टेन थीटा जो होगा अभिकेंद्रीय त्वरण v स्क्वायर बटे में r बटे में g। क्या ये एसपी स्टार चमका सभी को? क्या ये एसपी स्टार चमका सभी को? पूरा डेरिवेशन करने की कतई आवश्यकता नहीं है, ये छुटके से एसपी स्टार के द्वारा हम इस कहानी को कर सकते हैं खत्म, मामला कर सकते हैं तमाम। टेन थीटा बराबर होगा वी स्क्वायर आर बटे में जी। टेन थीटा बराबर होगा वी स्क्वायर आर बटे में जी।
ठीक है, क्योंकि क्षैतिज में त्वरण जो होगा v स्क्वायर बटा r होगा और इस पूरे के g के डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा v स्क्वायर बाय r g। आंसर आ गया। चलिए इसी प्रकार से सर अब ये भैया के पास बाइक थी तो इन्होंने तो झुका ली, लेकिन अगर मान के चलो कार होगी तो क्या करेंगे, कार होगी तो क्या करेंगे, है ना, कार। अब क्या सर कार को भी ऐसा किया जाता है कि जितनी तेज घुमानी हो उसके लिए कार एकदम ऐसे खड़ी कर दे एक तरफ से, है ना, और घुमा कर निकाल ले? क्या ऐसा होता है? क्या सर ऐसा कहीं पर हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है ना। कहां पर हो सकता है? पिक्चरों में, और खास तरह से साउथ इंडिया की पिक्चरों में, वहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। एक बार एक पिक्चर में एक मूवी का सीन था, मुझे आज वो हमेशा याद है, और जब भी ये मैं पढ़ाता हूं तब वो मुझे याद जरूर आ जाता है। मैंने काफी सालों पहले देखा था उसे, मतलब पूरी मूवी नहीं देखी थी, एक छोटा सा उसका क्लिप देखा था, उतने में मैं समझ गया नहीं मैं ये नहीं देख सकता। उस पिक्चर में हीरो दौड़ रहा था घोड़े पे, गुंडे वो पीछे थे उसके, वो सब के सब भी घोड़े पे थे, है ना, और कुछ लोग बाइक पर भी थे। अचानक से सामने एक बहुत बड़ा ट्रक आ जाता है। अब वो हीरो क्या करे, सामने ट्रक आ गया, तो जो हीरो ने किया वो देखकर मैं हैरान परेशान रह गया। उसने वो घोड़ा एकदम तेज स्पीड में चल रहा था, घोड़े के एक तरफ से कमान खींची, घोड़ा लेट गया, घोड़ा लेट गया और लेट के वो ट्रक के नीचे से निकल गया और फिर खड़ा हो गया और आगे दौड़ने लग गया। तो वेरी डेंजरस काम था वो तो, और पीछे वाले कुछ ना कर पाए क्योंकि उनके पास वैसा वाला घोड़ा था ही नहीं, है ना। या इसी प्रकार ऐसे बहुत सारी खतरनाक चीजें है ना। और एक ऐसे ही एक बार एक हीरो था, उसकी वाइफ को और उसकी बहन को, उसकी माँ को सारे गुंडे पकड़ कर ले जाते हैं, उसको बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, और कूट कूट के उसको भरता बना देते हैं और वो हॉस्पिटल में भर्ती रहता है। अब उसके बाद में ये सभी गुंडे उसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ रहती पता नहीं, उसकी बहन को, उसकी माँ को खड़ा कर देते हैं और उनको गोली मारने वाले रहते हैं। अचानक से वो जो हॉस्पिटल में हीरो सोया रहता है उसको अपनी मां की आवाज की गूंज आ जाती है कानों में, उसकी मां उसे आवाज लगाती है, उसके कानों तक यह गूंज पहुंच जाती है। हीरो अचानक से उठता है, हाथ में सिरिंज लगी हुई रहती है, वो निकालता है, इधर गुंडा पता नहीं कहां बहुत दूर गोली चला देता है उसकी मां के ऊपर। गोली निकलती है, धीरे 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 आगे बढ़ती है। हीरो उधर से हॉस्पिटल से उठता है, सामने उसके कांच रहता है, कांच तोड़कर बाहर निकल जाता है, सड़क पे जाता है दौड़ते दौड़ते, उसे कोई गाड़ी नहीं मिलती है। अचानक से वो देखता है कि एक रोड का रोड जिससे रोड डामर समतल करते ना उसे, रोड रोलर जो होता है वो उसे दिखता है, और वो रोड रोलर लेकर निकल जाता है अपनी मां को बचाने के लिए। और इतनी ही देर में गोली जो है वो बंदूक से निकलकर बस आगे तक पहुंचती है, और हीरो ये सब कुछ कर डालता है, और जैसे ही गोली उसकी मां को लगने वाली है तो उतनी देर में वो रोड रोलर लेकर दीवार तोड़कर सामने खड़ा कर देता, और गोली जो है वो उसके रोड रोलर पे जाके टंग करके लग जाती है और वह सभी को बचा लेता है। और उसके बाद में जिसके हाथों में सिरिंज डली हुई थी वो सबको बहुत पीटता है। तो मैं सोच रहा था पहले ही पीट देता। चलो देखो, बहुत मजा आता है ये सब देखने में। तो अब यहां पर हमारे पास सर क्या ऐसा वास्तविक जिंदगी में भी होता है क्या? सर आप भी अपनी कार जब चलाते हो तो अगर तेजी में मोड़ना होती तो क्या उठा देते हो एक टायर और घुमा के मोड़ देते हो? नहीं नहीं नहीं, इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए सड़क का बंकन किया जाता है, या बैंकिंग बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, बैंकिंग ऑफ रोड या सड़क का बंकन।
सड़क का बंकन या बंकित सड़क भी बोला जाता है। बंकित सड़क कैसे दिखाई देती है? कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, इस प्रकार की सड़क दिखाई देती है। यहां पर क्या किया गया है, यहां पर क्या किया गया है, यहां पर सड़क को हल्का सा झुका दिया गया। या आपने देखा होगा हाईवे वगैरह पर जरूर देखी होगी ये बात कि, या हिल स्टेशन वगैरह में तो बिल्कुल करते ही करते हैं वहां पर, कि वहां पे मोड़ बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इतनी धीमी गाड़ी नहीं की जा सकती, रोक ही दो मोड़ने के लिए, ठीक है। हॉस्पिटल में दिल वाला भी, हाँ वो तो और खतरनाक है भाई साहब, चलो छोड़ो वो। देखो तो यहां पर यह सड़क को थोड़ा सा झुका दिया गया है। तो ये सड़क को थोड़ा सा झुकाया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि अब सर कार होती तो कार तो सर हम झुका नहीं सकते हैं। तो कार में सबसे बड़ी बात है सर 2 टायर होते हैं, मतलब जैसे 4 होते हैं, लेकिन हम साइड से देखेंगे तो हमें 2 ही दिखाई देंगे, या पीछे से देखेंगे तो 2 टायर दिखाई देंगे। ऐसी गाड़ी होगी, ठीक है। अब क्या किया जाता है, अब यहां पर सड़क को बंकित कर देते, बंकित कर देते मतलब क्या होता है, यहां पर हमने सड़क को थोड़ा सा झुका दिया। तो अब जैसे ही सड़क को थोड़ा सा झुकाया गया, जैसे ही सड़क को थोड़ा सा झुकाया गया, तो अब गाड़ी पर नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है वह कैसा लग रहा था सर? यह अभिलंब प्रतिक्रिया बल पहले सीधा लग रहा था और नीचे की तरफ mg लग रहा था। अच्छा यार, अब ये गाड़ी जो बनी है, ऐसा मत सोचना कि गाड़ी ऐसे जा रही है, नहीं नहीं ऐसे नहीं जा रही है, गाड़ी ऐसे जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। या एक काम करते, इसका शेप थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वरना कुछ बच्चों को थोड़े दिन में लगेगा सर ये गाड़ी इधर जा रही है, मुड़ कहां रही है, या फिर अब ऐसे में बस लगने लगेगी तुम्हें, ऐसा कुछ बना देते, उठा उठा सकती ये ऐसे, ये ऐसी जा रही है, रोड के अंदर जा रही, ध्यान रखना ना, ये ऐसे ऐसे नहीं जा रही है, रोड के अंदर जा रही है। तो अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर अब जैसे ही रोड झुका, तो रोड झुका तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है वह थीटा कोण पर आ गया। कितने कोण पर आ गया? थीटा कोण पर आ गया। तो अगर अभिलंब प्रतिक्रिया बल थीटा कोण पर आ चुका है, तो हम यहां पर फिर से देखो सेम कैलकुलेशन होगा, सारी बातें सेम होगी जैसे यहां पर थी, सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। और मैं यहां पे फिर से लिख सकता हूं सर tan थीटा जो होगा वो v स्क्वायर बटा r हो जाएगा, या rg हो जाएगा, या अधिकतम वेग जिससे गाड़ी मोड़ी जा सकती है वो होता है rg tan थीटा बराबर होगा v के। क्लियर है कहानी, है ना। तो यूजुअली अगर आप हाईवे वगैरह पर से निकले हो तो वहां पर जब रोड मुड़ता है तो वहां पर ऐसे स्पीड लिमिट रख देते कि या 30, 40, 50, 60, 80, इससे ज्यादा तेज मत चलाना, क्योंकि इससे ज्यादा तेज चलाओगे तो आप मुड़ नहीं पाओगे ठीक से, आपकी गाड़ी जो रोड से ऊपर या नीचे निकल जाएगी, जैसे ऊपर ही निकलेगी। तो यह होता है बंकत सड़क या सड़क का बंकन। क्लियर है। तो यह क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या सभी को समझ में आई? यही बात ट्रेन में भी की जाती है। भाई ट्रेन कैसे मोड़ेगा यह तो कार थी, कार तो चलो साउथ इंडिया पिक्चर वाले ट्रक कार का एक टायर उछाल दे, ट्रेन कैसे मोड़ के बताओगे? अच्छा एक बात बताओ, ट्रेन मुड़ती है या नहीं मुड़ती है? ट्रेन मुड़ती है या नहीं मुड़ती है? ट्रेन मुड़ती है या नहीं मुड़ती है? ट्रेन देखिए, यू नो व्हाट, ट्रेन रेन चुक 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 गाड़ी, क्या वो हमेशा सीधी सीधी चलती है या कभी मुड़ती भी है? हाँ ट्रेन भी मुड़ती है, ट्रेन भी मुड़ती है, ठीक है। अब ट्रेन में क्या किया जाता है, ट्रेन में भी एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट होता है, ट्रेन में भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं सर। ट्रेन में तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा। हाँ मैं आपको बताता हूं, वो ट्रेन में एक्चुअल में इतना ज्यादा झुका नहीं सकते, है ना, क्योंकि कार वगैरह में या रोड पर तो क्या, कार छोटी गाड़ी है तो उसमें क्या होता है, उसमें सस्पेंशन होता है, वो हल्का सा सहन कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम ऐसे टेढ़ी जगह पर बैठे हुए हैं। लेकिन ट्रेन यार, ट्रेन तो इतनी बड़ी ट्रेन, तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं करते, उसमें ज्यादा नहीं झुका, बहुत हल्का सा झुकाते हैं। और मैं आपको बताता हूं ये आपने कैसे फील किया होगा इस चीज को। जब भी ट्रेन मुड़ती है ना, जब भी ट्रेन मुड़ती है तो वहां पर अगर आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन अगर ऐसे मुड़ रही है, ऐसे गोल घूम कर जा रही है, ऐसा रास्ता उसका ट्रैक जो है वो इस तरफ है, तो वहां पे से ची ची की आवाजें आती है, ऐसा लगता है कि लोहे पे से लोहा घिस रहा है। जैसे ट्रेन नॉर्मली जब चलती है तब कोई आवाज नहीं आती है ना, मतलब ट्रेन के टायरों की आवाज और जो नॉर्मल आवाज होती है वैसी आवाजें आती रहती है। लेकिन जैसे ही ट्रेन घूमती है तो वहां पे
ट्रैक पर से आपको ऐसी ची ची की आवाज आती है ना, ऐसा लगता है कि सर कहीं कहीं धातु पे धातु या लोहे पे लोहा घिस रहा है कहीं पर, है ना। वो एक्चुअल में ट्रेन की पटरी और टायर जो है उसके, है ना, या जो लोहे के चक्के रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं, इसकी वजह से ट्रेन मुड़ती है ना। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है कि जैसे मान के चलो ये ट्रेन का एक पटरी है, यहां पर ये ट्रेन की दूसरी पटरी है, ठीक है। ट्रेन की पटरी तुमने देखी हो तो ऊपर से ऐसे सपाट नहीं होती है, वैसे कर्व होती है, कर्व होती है। तो यहां पर अब आगे इसके ऊपर एक और, ये यहां पर ऐसा ट्रेन का टायर है, ट्रेन का चक्का है, ठीक है, और इसके ऊपर पूरी ट्रेन है वो आगे की तरफ, है ना, ये ऊपर ट्रेन है, हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है। तो ट्रेन का चक्का ऐसा रहता है, ठीक है। अब ये ट्रेन जब नॉर्मली चल रही तो देखो क्या है इसमें, ये भी कर्व रहता है, ये भी नीचे चक्का भी कर्व रहता है, और ट्रेन का, है ना, कुछ ऐसा रहता है। ट्रेन का चक्का जो है वो भी हल्का सा, अगर तुम ध्यान से देखो तो ट्रेन का चक्का जो है उसे एकदम ऐसा सपाट नहीं रहता है, ऐसा नहीं रहता कि ऐसा गोल है और एकदम से सपाट है, यहां से सपाट नहीं रहता है, वैसा कर्व रहता है ना। साइड से देखोगे तो वह असल में तुम्हें थोड़ा सा कर्व सा दिखाई देगा, कर्व सा दिखाई देगा। ये यहां पर से ये जो जगह होती है ये हल्की सी कर्व्ड जगह होती है, कर्व वाली जगह होती है, स्ट्रेट जगह नहीं होती, ठीक है। तो अब ये जो ट्रेन का टायर चलता है वह एक्चुअल में पटरी के ऊपर हल्का सा स्लाइड कर सकता है। अब जब ट्रेन को टर्न करवाना होता है, जब ट्रेन को टर्न करवाना होता है तो ट्रेन की एक पटरी, मान के इधर की तरफ ट्रेन को घुमाना है, तो वहां पर ट्रेन में ट्रेन वाले भैया के पास या ड्राइवर के पास कोई स्टीयरिंग नहीं होता कि ट्रेन को ऐसे घुमा दी, नहीं। ट्रेन के ड्राइवर के पास में केवल दो ही चीजें होती है, एक से स्पीड बढ़ती है, एक से ब्रेक लगता है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, एक गियर होता है जिसको घुमाते जाओ तो स्पीड बढ़ती जाती है, उसको रिवर्स करते जाओ, और एक ब्रेक होता है, तो ब्रेक लगाते जाओ, गियर कम करते जाओ, बस यही होता है ट्रेन के अंदर, और कुछ नहीं कर रहे ट्रेन के भैया अंदर बैठकर, ठीक है। बाकी तो सब वहां पे जो सिग्नल मास्टर है वो कर देते कि आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है ना। वहां पे कोई स्टीयरिंग नहीं होता कि ट्रेन को ऐसे घुमा, थोड़ा सा घुमा दो इधर मुड़ जाएगी ट्रेन, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो पटरियां मोड़ देती है ट्रेन को अपने आप। तो यहां पर क्या होता है, एक पटरी को देखो, मान के चलो ये एक पहली पटरी थी, तो पहली पटरी अगर यहां तक है तो दूसरी पटरी को क्या किया जाता है, दूसरी पटरी को थोड़ा सा नीचे कर दिया जाता है। दूसरी पटरी को थोड़ा सा, मतलब ऐसे छोटी नहीं करते, मैंने ऐसे आपको करके बताया क्या किया जाता है एक्चुअल में। अगर आपको ऐसा फील नहीं आता तो ऐसा कर लो कि यहां पर एक पटरी थोड़ी सी ऊपर होती है और ये वाली पटरी थोड़ी सी नीचे कर दी जाती है। हमने फील लेने के लिए बस थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे कर दिया, बाकी ये हल्का सा ऊपर होता है, ये हल्का सा नीचे होता है, हल्का सा ऊपर होता है, हल्का सा नीचे होता है। तो अब इसमें क्या होता है, यहां पर फिर से कहानी वही होगी जो अभी तक पढ़ते आए थे कि सर ये हल्का सा नॉर्मल रिएक्शन झुक गया, तो यहां पर tan थीटा इस तरफ आ गया, नीचे की तरफ mg आएगा। तो यहां पर फिर से हम लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर होगा v²/rg, ठीक है। यह ट्रेन में भी एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हर जगह जब भी किसी भी चीज को घुमाना होता है तो सतह को थोड़ा सा झुका देते हैं। क्लियर है कहानी। एरोप्लेन में सड़क ही नहीं है यार, कहां से कौन से गांव से आए हैं, सड़क तो होना चाहिए जिसको मैं झुकाऊंगा, है ना। एरोप्लेन में ऐसा नहीं होता, एरोप्लेन में अलग ही सिस्टम लगा हुआ होता है। हाँ, हॉर्न भी होता है, बिल्कुल। गौरव ने एक जबरदस्त बात बोली कि सर ट्रेन में हॉर्न भी बजाते हैं, हॉर्न भी होता है, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब इसी में क्या होता है, अगर मान के चलो यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट, अभी तक हमने ये जो बंकन सड़क की बात करी इसमें या यहां पे जो भी हमने बात करी इसमें कभी घर्षण नहीं माना, लेकिन अगर घर्षण हो तो झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे यूजुअली अगर आपने देखा हो तो सर हम हमारी बाइक को, ट्रेन को, या ट्रेन तो छोड़ो ठीक है, कार को, हर जगह बंकित सड़क नहीं होती है, या बाइक को हमेशा झुकाना नहीं पड़ता। सर कभी कभार हम तो सीधे भी मोड़ देते, वो कैसे मुड़ जाती है, कैसे मुड़ जाती है। तो वहां पर क्या कंसेप्ट होता है कि यदि फिर से हम Vmax ही निकालेंगे या वेग ही निकालना है, और अभी हम बोलेंगे यदि सतह का घर्षण गुणांक क्या है, घर्षण गुणांक म्यू है,
मतलब आप ये समझिए कि घर्षण है सतह पर। तो अगर घर्षण होता है तो क्या होता है बेटा उस कंडीशन में? अगर मान के चलो अब ये भैया थे, बाइक वाले भैया, बस एक ही टायर से हम समझ जाएंगे पूरा कंसेप्ट। यही कंसेप्ट बाइक में भी होगा और यही कंसेप्ट कार में भी होगा। क्या कि अब अगर इन्हें मुड़ना है और सीधे सीधे ही मुड़ना है, मतलब नीचे mg लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है और सीधे सीधे मुड़ना है, सीधे सीधे मुड़ना है, सीधे सीधे मुड़ना है बिना किसी चक्कर के। इन्होंने बोला कि मेरे को तो सीधे सीधे बस हल्का सा स्टीयरिंग मोड़ूं और मैं मुड़ जाऊं, ऐसा कुछ करके बताओ। तो यह कैसे कर सकते, ये कैसे करते हैं, है ना? तो इसमें क्या होता है कि यहां पर अब जब हम साइकिल को, कार को, बाइक को मोड़ते हैं तो अगर हम, है ना, अब ध्यान से समझिए, ये बात का आपको खुद को फील आना चाहिए कि अगर मान के चलो बाइक में या कार में स्टीयरिंग ऐसा घुमाया, मैं इधर मुड़ना चाह रहा हूं, तो अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो कहां फेंकाएंगे, उन पर बल कहां लगेगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? तो सर जैसे ही बाइक मुड़ेगी या साइकिल मुड़ेगी या कार मुड़ेगी, तो अगर इस तरफ मुड़ रहे तो उन सब पे बल बाहर की तरफ लग गया। कहां जाना चाहते? बाहर की तरफ जाना चाहते। तो बाहर की तरफ ये पूरी गाड़ी जो है बाहर की तरफ जाने की इसकी प्रवृत्ति होती है, तो अंदर की तरफ इस पे घर्षण बल लगने लग जाता है। अंदर की तरफ क्या लगने लग जाता है? घर्षण बल लगने लग जाता है। अब ये जो घर्षण बल होता है, अब यह घर्षण बल जो होता है वह केंद्र की ओर आ चुका है, देखो ध्यान से, है ना? अब ये घूमना चाहता है और केंद्र की तरफ एक बल है घर्षण बल। अब यह घर्षण बल इसे घुमा देगा, घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल दे देगा। घर्षण बल क्या दे देगा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल दे देगा। तो यहां पर लिखेंगे अब हम F बराबर होगा FC के, या घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल देता है, सॉरी, घर्षण बल अभिकेंद्रीय बल देता है। ठीक है, तो घर्षण बल अगर अभिकेंद्रीय बल दे रहा है तो यहां पे घर्षण बल क्या होता है? म्यू गुणा नॉर्मल होता है और यह हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल mv² बटे में r के। अच्छा सर, नॉर्मल किसके बराबर? नॉर्मल तो mg के बराबर होता है, अगर सीधा सीधा खड़ा हो तो नॉर्मल mg के बराबर होता ही होता है। ओके सर, तो यहां पर इस कंडीशन में अब क्या हो गया? यहां पर हम लिखेंगे यह नॉर्मल बराबर हो गया mg के, स्मॉल m लिख देते, कैपिटल m क्या करें, यहां पे कैपिटल कर देगा, हाँ चलो कैपिटल कर देते, हर जगह कैपिटल लिखा हुआ है, वैसे भी m से m तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा mv² बटे में r के। ओके सर, m से m कट गया, तो ये हो गया म्यू r g बराबर होगा v² के, या मैं लिख सकता हूं v की वैल्यू आएगी अंडर रूट म्यू आर जी, है ना? यहाँ पे tan थीटा नहीं है क्योंकि झुकाया नहीं है, यहाँ पे घर्षण है, अंडर रूट म्यू आर जी क्या होगा? यहाँ पे अंडर रूट म्यू आर जी होगी, यह अधिकतम वेग होगा, या मैक्स भी लिख सकते हो आप mx की, या अधिकतम वह वेग है जिस पर हम गाड़ी को घुमा सकते हैं, अधिकतम वह वेग जिस पर हम गाड़ी को घुमा सकते हैं। क्लियर है कहानी? विपिन बेटा चिंता ना कर, मुझे ध्यान है वो। तो ये Vmax जो होगा अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर होगा, अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर होगा। क्लियर है छोटी सी बात? तो यह भी घर्षण अगर दिया हो, घर्षण गुणांक अगर दिया हो तो उससे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब एक लास्ट केस बचता है जिसपे नीट में सीधा सीधा सवाल आया था, एक बार नीट में फॉर्मूला ही पूछ लिया था ये। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है आप सभी कर पाएंगे, एक बार ट्राई कर लेना, या अभी जो मैंने करवाया वही सवाल है, ये अंडर रूट म्यू आर जी इसका आंसर होगा। सवाल क्या आया था नीट में? ये वाला आया था नीट 2016 में। इसमें ये जो हमने पढ़ा इसका भी एडवांस केस था। एडवांस केस क्या कि मान के चलो अगर यहां पर आपने घर्षण लिया सर, क्षैतिज सतह है या समतल सतह है, यहां पे सतह झुकी हुई थी, अगर ऐसा हो जाए कि झुकी हुई सड़क है, बंकित सड़क है और बंकित सड़क पर घर्षण है तो क्या होगा? बंकित सड़क पर घर्षण है तो क्या होगा? तो यहां पर इसका डेरिवेशन सा होता है, वो मैं नहीं करवाना चाह रहा हूं, है ना? अगर आप लोग बोलोगे तो करवा दूंगा, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, तो मैं आपको सीधा सीधा इसका फॉर्मूला बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो चिंता ना करो, कल की क्लास में आते ही मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा, या इसका फॉर्मूला यही लिखा हुआ ही है कि अधिकतम चाल जिससे गाड़ी को मोड़ा जा सकता है वो अंडर रूट, इसका ट्रिक वगैरह भी मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा ना। तो अंडर रूट आर जी
म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा होता है, ये अधिकतम वेग होता है। और न्यूनतम वेग में ऊपर माइनस नीचे प्लस आ जाता है कि यहां पर न्यूनतम वेग जिससे गाड़ी को मोड़ा जा सकता है तो वो अंडर रूट आर जी म्यू माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस म्यू टेन थीटा होता है। ठीक है, तो यह सब कुछ आपको छोटा मोटा सा जो है वो ध्यान रखना होगा। ये वाला फॉर्मूला जो है इस पे मैं कल चर्चा करवा दूंगा, बाकी इस पे और थोड़े बहुत 2-3 क्वेश्चन रहते हैं वो बता दूंगा। ये उसका फ्री बॉडी डायग्राम है जिससे हमको डेरिवेशन करना है, थोड़ा जटिल होता है, हम नहीं करना चाहेंगे, हम सीधे सीधे इसका फॉर्मूला देखेंगे। और कल की क्लास में मैं ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, चले, तो ये जो सब कुछ पढ़ा इसमें ये वाले जो सारे फॉर्मूले अंडर टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर बटा आर जी, यही सब जगह लगेंगे और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। पीछे मैडम सर सब लोग है ना, जैसे हमने सुबह 12 बजे नीट के चैनल पर केक कटिंग करा था, वैसे ही 9-10 का जो चैनल है उस पर भी केक कटिंग हो रहा है। तो वो 4-5 लोग जोरों से चिल्ला रहे हैं केक कटिंग के लिए, है ना, तो उसी के मजे चल रहे हैं उनके। हाँ, रिवीजन टेक्निक बता दूंगा बेटा, अभी मेरे पास थोड़ा सा समय कम बचा है, कोई बात नहीं, मैं कल की क्लास में बता दूंगा, चिंता ना करो, है ना। अभी ये जो सारे फॉर्मूले हैं वह आप एक बार देख लेना। ठीक है, अच्छा यार एक मिनट, ये वाला जो फॉर्मूला है ना पीछे जो हमने लिखा है इसमें म्यू टेन थीटा माइनस म्यू, एक मिनट, ये मैं कल डिराइव कर दूंगा आपको, भले ऐसी लगेगा तो ये वाला फॉर्मूला अभी के लिए छोड़ दो। इसमें टेन थीटा माइनस म्यू होगा ना, यहाँ पे मैंने म्यू माइनस टेन थीटा देखा तो टेन थीटा माइनस म्यू होगा, वो कल एक बार हम देख लेंगे अच्छे से। चलिए, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना, कल की क्लास में मिलेंगे। कल की क्लास में हम ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे। उसके बाद में अगर आप लोग बोलोगे तो एक और चैप्टर रहता है, 4 से 5 लेक्चर लगेंगे। जैसे छोटा सा चैप्टर था वैसे वो भी छोटा सा चैप्टर है, 4 से 5 लेक्चर वाला। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पढ़ाऊंगा या फिर हम क्लास 12 शुरू कर दूंगा, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा कर लेंगे। कल एक बार डिस्कस कर लेंगे उस पर। ठीक है, चलिए फिर तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना, मिलते कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।